हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोगों का 8वां पीरियड। इस 8वें पीरियड में हम लोग आज एनसीईआरटी 12th क्लास के दूसरे चैप्टर पर हम लोग फोकस करेंगे। कल वाला चैप्टर जो था वो समाप्त हो गया। आप लोग एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज को आप लोग बनाइएगा। जहाँ कहीं भी दिक्कत होगा तो व्हाट्सएप पर क्वेश्चन करके या डायरेक्ट फ़ोन करके पूछ लीजिएगा। ठीक, फर्स्ट चैप्टर में हम लोग रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के डिफरेंट स्टेजेज को हम लोग देखे थे, जिसमें पहला जो स्टेज था वो ये था कि प्री फर्टिलाइजेशन, यानी कि प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज में जो भी वेजिटेटिव ग्रोथ था वो हम लोग देखे थे पौधे का। उसके बाद फर्टिलाइजेशन का थोड़ा सा प्रोसेस हम लोग देखे। इसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन में जब जाइगोट बन गया, डिप्लॉयड जाइगोट बन गया, फ्रूट का फॉर्मेशन हो गया, ये स्टेज को हम लोग थोड़ा बहुत फोकस किए थे। अब चैप्टर जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है तो उसका एडवांसनेस भी बढ़ रहा है। जैसे ये जो दूसरा चैप्टर है, इस दूसरे चैप्टर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिटेल्ड स्टडी दिया है, यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन फ्लावर्स में कैसे होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, मेल सेक्स यूनिट जो पोलन ग्रेन है इसका स्ट्रक्चर क्या है, और ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है और एम्ब्रियो सैक है इसका स्ट्रक्चर कैसा है। इस चैप्टर में इसी चीज को डिटेल्ड में बताया है। तो हम लोग दूसरे चैप्टर का हेडिंग मार दें और स्टार्ट करें यहीं से। दूसरा चैप्टर, ये चैप्टर सेकंड है और पीरियड नंबर ये हम लोगों का क्या है, 8th पीरियड। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन in flowering plants, इसमें हम लोग क्या देखे, सारा स्टेज इसके पहले वाले में हम लोग देख चुके हैं। हिंदी वाले बच्चे अपना लिख लीजिएगा। फूल वाले पौधों में लैंगिक जनन, फूल वाले पौधों में लैंगिक जनन। अब आप सोचिए, याद कीजिए, फूल के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, यानी कि हिंदी वाले बच्चे लिखिएगा नर जनन अंग में हम लोग 3 पार्ट इसका देखे थे। वैसे इसको हम लोग मेल वाले को एंड्रोसियम और इसके यूनिट को हम लोग कहते हैं स्टामेन। एंड्रोसियम और ये क्या है, स्टामेन। ये क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन एंड्रोसियम का इकाई है। क्या है, इकाई। याद कीजिए, इसके स्ट्रक्चर को हम लोग इस तरह से ड्रा किए थे। इसमें सबसे ऊपर जो है इसको हम लोग एंथर, और जहां से ये एंथर जुड़ा रहता है इसको कहते हैं हम लोग कनेक्टिव, और ये जो डंठल जैसा रचना है स्टॉक के जैसा इसको कहते हैं हम लोग फिलामेंट। इसको क्या कहते हैं, फिलामेंट। ये है कनेक्टिव, ये हो गया फिलामेंट, और ये है एंथर। अब याद कीजिए, ये एक स्टामेन में इतना पार्ट, इसका 3 पार्ट होता है। तो ये क्या था, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था।
इसको हम लोग कैसे सिंबलाइज किए थे, इस तरह से इसको हम लोग सिंबलाइज किए थे। ठीक उसी तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम लोग गाइनोसियम बोले थे, और इसका जो यूनिट था वो क्या था, कार्पल। ये क्या है, कार्पल। ये है गायनोसियम। ठीक, इसको हम लोग सिंबल इस तरह से इसको क्या करते हैं, देते हैं इसको आइडेंटिफाई करने के लिए। अब याद कीजिए आप, मैंने ये बात बताया था कि जब एक फूल में मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट मिलेगा तो वैसे फ्लावर को हम लोग कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। और अगर एक ही फूल में नर और मादा दोनों प्रजनन अंग नहीं मिलेगा, यानी कि एंड्रोसियम या गाइनोसियम दोनों एक साथ नहीं मिलेगा, तब इसको कहेंगे हम लोग यूनिसेक्सुअल। तब इसको हम लोग क्या कहेंगे, यूनिसेक्सुअल। फूल चाहे जो भी हो, यूनिसेक्सुअल हो या बाइसेक्सुअल हो, इससे कोई मतलब नहीं है। बस केवल इतने ही डिमार्केशन हम लोगों को लेकर चलना है कि यूनिसेक्सुअल होगा तो आइदर मेल और फीमेल, और बाइसेक्सुअल होगा तो मेल एंड फीमेल दोनों। अब इसमें जो है मूल बात, उसका मूल बात यह है कि हम लोग पहले इस चैप्टर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का डेवलपमेंट हम लोग देखेंगे, यानी कि पॉलन ग्रेन का हम लोग इसमें डेवलपमेंट देखेंगे। क्योंकि याद होगा आप लोगों को कि इसमें जो हम लोग ड्रा किए थे फिगर, तो ये क्या था, एंथर था, और इसी एंथर से क्या निकलता था, पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन यानी कि पराग कण। अब ध्यान दीजिएगा, कोई भी एक एंथर मतलब ये वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट में जनरली दो ठो लोब होगा। कितना लोब होगा, दो लोब होगा, यानी कि दो पार्ट में बटा रहेगा, और दोनों में दो इसमें मिलेंगे क्या चीज, चैम्बर। इस तरह से कितना हो जाएगा, चार। कितना हो जाएगा, चार। तो ये जो है एंथर, वो क्या है, दो लोब वाला, यानी कि पार्ट वाला, भाग वाला। अंग्रेजी वाले बच्चे अपना लिखिए, क्योंकि ये क्या है, बाई लोब्ड है, और इस दोनों लोब में दो चैम्बर है अलग अलग, इसलिए इसको हम लोग डाइथिकस, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डाइथिकस। अब देखिए, ये जो डाइथिकस हो गया, लोब कितना है, दो। यहां पर टू लोब्स, ये दोनों लोब में कितना मिला है, दो ठो स्पोरेंजिया इसमें मिलेगा, यानी कि दो स्पोरेंजिया या स्पोरेंजियम, बात बराबर है। यहां भी क्या मिलेगा, टू स्पोरेंजिया। एंजियम का मतलब होता है बैग जैसा रचना, यानी कि छोटा बैग जैसा रचना दो इसमें मिलेगा, और छोटा बैग जैसा रचना इसमें दोनों लोब में अलग अलग मिलेगा, यानी कि टोटल कितना लोब हो गया, चार। यहां पर कर लीजिए स्पोरेंजिया, दो स्पोरेंजिया इसमें और दो स्पोरेंजिया, यानी कि एक में दो को मिलेगा। इस तरह से कितना हो गया, चार। तो इसका जब डेवलपमेंट आगे जब बढ़ेगा, यानी कि दोनों को जब हम लोग मिला देंगे, बढ़ेगा आगे, तो ये क्या हो जाएगा, फोर क्या, स्पोरेंजिया या स्पोरेंजियम।
4 स्पोरेंजिया, यानी कि टोटल स्पोरेंजिया का संख्या कितना हो गया? 4 स्पोरेंजिया। इतना चीज आपका भी आया, यानी कि एक एंथर में कितना लोब हो गया? 2। अब प्रत्येक में दो को अलगे अलगे हो गया, इसलिए टोटल कितना हो गया? 4 स्पोरेंजिया। अब देखिए, यही चारों स्पोरेंजिया बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोसेस को गुजारेगा और पार करने के बाद लास्ट में पॉलन का चैम्बर यानी कि एंथर सेक्स या पॉलन सेक्स, ऐसे लिख लीजिए, आफ्टर many developmental stages pollen सेक्स कहते हैं हम लोग बैग जैसा रचना। क्या है? बैग जैसा रचना। pollen sacs are four। एनसीईआरटी में आप देख लीजिएगा, यहीं पर ये पूरे पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर बनाया है। हम अभी ड्रा कर रहे हैं, लेकिन आप लोग किताब खोल करके उस समय देखिएगा। हिंदी वाला बच्चा लिखिए, बहुत से विकास के अवस्थाओं से गुजरने के बाद अंत में क्या बन जाता है? पॉलन सैक का निर्माण हो जाता है। इतना बात इसमें हो गया। अब देखिए, अब हम क्या बोले हैं कि इसमें 2 लोब एक साइड में और 2 लोब एक साइड में, यानी कि 4 लोब है। अब जब इसको एनसीईआरटी में थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसका जो फिगर है तो स्ट्रक्चर इसका कैसा होगा? स्ट्रक्चर यानी कि रचना। देखिएगा, ये एक्चुअली ये इस तरह से इसका स्ट्रक्चर यहाँ थोड़ा सा बनाए हुए है। हम आउटलाइन केवल बना रहे हैं, आप जाकर के उसको घर पर ठीक से देखिएगा अपना। वेवी स्ट्रक्चर है, ऑलमोस्ट राउंडेड रहता है, लेकिन जब हम लोग माइक्रोस्कोप का पावर बढ़ाकर देखते हैं तो इस तरह का ये दिखाई देता है। देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है, ये सब 4 इसका लोब हम लोग इसको दिखा दिए। ये जो स्ट्रक्चर है, अब यहां से मान लीजिए कि हम थोड़ा सा इसको ड्रा करें और एनलार्ज करें इसको यहां से, तो ये एनलार्ज होगा, 4 लेयर में क्या होगा? बटा हुआ रहेगा। फटाफट बना लीजिएगा। ये हो गया दूसरा लेयर, और ये हो गया तीसरा लेयर, और ये हो गया 4th लेयर, और इसके बाद इसके अंदर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर मिलता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? टैपेटम। क्या बोलते हैं अंदर वाले को? टैपेटम। तो इसको हम लोग थोड़ा सा रटने के लिए, मान लीजिए कि कभी आपको ये दिक्कत हो जाए तो इसका कोडिंग यहां पर लिख लीजिएगा स्ट्रक्चर में। देखिए, सबसे बाहर की तरफ क्या मिलेगा? एपिडर्मिस। क्या मिलेगा? एपिडर्मिस। तो ये क्या हो गया? ई। ये क्या हो गया? ई। क्या हो गया? ई। इसके बाद एंडोथीसियम। दूसरा लेयर क्या होगा? एंडोथेसियम। एंडोथेसियम, हिंदी वाले बच्चे लिख लीजिएगा, एंडोथीसियम। एंडोथीसियम, तो यहां भी ई है, ये हो गया ई। अब इसके बाद ये तीसरा लेयर होता है मिडिल, जो कि 2-3 लेयर का बना होता है। तो ये हो गया आपका मिडिल लेयर, मिडिल लेयर्स, यानी कि एम।
तो EEM, और इसके बाद हम क्या बोले थे, बाद में जो लास्ट वाला लेयर है ये होता है टैपेटम। ये क्या हो गया, टैपेटम। ठीक, तो ये हो गया आपका T, EEMT। अगर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए तब की बात है। E से एपिडर्मिस, सेकंड E से एंडोथीसियम, M से मिडिल लेयर्स और T से टैपेटम। अब इसके बाद जब हम लोग अंदर के तरफ बढ़ेंगे तब मिलता है हमारा स्पोरोजिनस टिश्यू। तो एक एक चीज का हम लोग, जो इसका एक एक लेयर है, एक एक पार्ट है, इसका हम लोग फंक्शन देखें पहले कि ये करता क्या है। ठीक, तो पहला जो है, पहला वाले को हम लोग कहे क्या, एपिडर्मिस। क्या नाम दिया हम लोग, एपिडर्मिस। नाम से ही क्लियर है। एनाटॉमिकल स्टडी जो हम 11 में पढ़ाए थे, याद होगा, ये किसी भी यंग प्लांट पार्ट का सबसे बाहरी सतह होता है। क्या होता है, सबसे बाहरी सतह। तो कितना पार्ट हो गया, स्ट्रक्चर जब हम लोग देखें तो पहला पार्ट इसका एपिडर्मिस, पहला पार्ट एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे कि यह जो है सबसे बाहरी सतह होता है पोलन सैक का। ये जो है प्रोटेक्टिव होता है, स्वभाव से क्या होगा, प्रोटेक्टिव। तो आउटर मोस्ट लेयर एंड प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, एंड प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। हिंदी वाले बच्चे लिखिएगा, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस सबसे बाहरी सतह होता है एवं स्वभाव से सुरक्षात्मक, स्वभाव से सुरक्षात्मक गुण दर्शाता है। बी हो गया एंडोथीसियम, बी एंडोथीसियम, एंडोथीसियम। अब देखिए फिगर में भी क्लियर है, एपिडर्मिस के बाद ही यह मिलता है एंडोथीसियम। तो कहां मिलेगा, एपिडर्मिस के नीचे। ये भी क्या करता है, प्रोटेक्टिव स्वभाव का ही होता है। तो लिखा, इसमें आप लोग लिखिए, इट इज प्रेजेंट आफ्टर epidermis, after epidermis, and also protective, in nature, protective in nature। हिंदी वाले बच्चे लिखिए, यह सतह एपिडर्मिस के ठीक नीचे मिलता है, ठीक नीचे मिलता है, और यह भी सुरक्षात्मक कार्य करता है, सुरक्षात्मक कार्य करता है। सी में आइए, मिडिल लेयर्स, मिडिल लेयर्स। याद कीजिए हम क्या बोले थे, लेयर्स है यानी कि ज्यादा होता है, ये एक से ज्यादा लेयर में। तो लिख लीजिए, made up of 1 to 3 layers, protective in nature and helps in dehiscence, helps in dehiscence। डेहिसेंस का मतलब होता है प्रस्फुटन। हिंदी वाले बच्चे लिख लीजिए, यह
1 से 3 लेयर, 1 से 3 सतह का बना होता है एवं प्रस्फुटन यानी कि फटना, स्प्लिट करना, प्रस्फुटन, स्प्लिट करना, प्रस्फुटन में मदद करता है, मदद करता है। यह भी सुरक्षात्मक कार्य करता है। अब देखिए, आपका एपिडर्मिस हो गया, एंडोथीसियम हो गया, मिडिल लेयर हो गया। अब क्या बचा? टैपेटम। तो डी में लिखिए आप टैपेटम, डी में कर लीजिए टैपेटम, डी में टैपेटम। इस सबसे नीचे मिला, टैपेटम लेयर सबसे नीचे मिला, तो अगला पॉइंट लिखिए डी, टैपेटम। डी क्या हो गया? टैपेटम, टैपेटम, टैपेटम। इंग्लिश वाले बच्चे लिखिए, देखो इसका एक विशेषता देखिए, इसके अंदर बहुत सारा न्यूक्लियाई मिलेगा, यानी कि केंद्रक का संख्या इसमें एक से क्या होगा? ज्यादा होगा। इट हैज मेनी न्यूक्लियाई। अब देखिए मेन बात, अब तो इसके अंदर पोलन ग्रेन डेवलप हो रहा है, इसका भी अभी प्रोसेस बताएंगे हम अभी तुरंत कि कैसे ये डेवलप होता है। इस विकसित होते हुए परागकणों को टैपेटम क्या करता है? पोषण प्रदान करता है, न्यूट्रिशन देता है। तो जब न्यूट्रिशन देगा तो इसमें एंजाइम्स और हार्मोन्स, इन दोनों तीनों लेयर्स के संख्या में तुलना में देखिएगा तो इसमें तो कुछ मिलता नहीं है, तब यहां पर एंजाइम और हार्मोन दोनों मिल गए, यानी कि भी ये वो इसका क्वालिटी हो गया। It provides nutrition to the developing pollen grains। हिंदी वाले बच्चे लिखिए, इसमें बहुत सा केंद्रक उपस्थित रहता है, बहुत सा केंद्रक उपस्थित रहता है। यह विकसित होते हुए पराग कणों को पोषण प्रदान करता है, पराग कणों को पोषण प्रदान करता है। इसमें बहुत से एंजाइम्स तथा हार्मोन्स उपस्थित रहते हैं। वहीं पर पारा चेंज कर लीजिएगा, इंग्लिश वाले बच्चे लिख लीजिएगा, इट हैज एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। एक चीज यहां पर थोड़ा घेरिएगा, यहां पर एक चीज घेरिएगा और एक चीज यहां पर लिख लीजिएगा, स्पोरोजीनस टिश्यू, स्पोरोजीनस टिश्यू। पहले अंग्रेजी वाले बच्चे लिख लीजिए, तब हम स्पोरोजीनस उत्तक, तब हम इसको बताते हैं। देखिए ये क्या होता है कि प्रत्येक माइक्रोस्पोरेंजियम के बीच में, अगर एकदम सेंटर में आइएगा तो बहुत सारा एक समान बना हुआ कोशिका का समूह होता है, सिमिलर सेल्स का ग्रुप होता है, मास होता है,
इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू। तो लिख लो यहाँ पर, आप लोग लिखते चलिए, लिखिए इन द सेंटर, इन द सेंटर ऑफ, इन द सेंटर ऑफ each microsporangium, 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 there are closely arranged, there are closely arranged similar cells known as, यही स्पोरोजिनस टिश्यू बाद में स्पोर का फॉर्मेशन करेगा, देखिएगा कैसे होगा। अरेंज सिमिलर सेल्स नोन एज स्पोरोजिनस, स्पोरोजिनस टिश्यू। हिंदी वाले बच्चे लिखिए, हिंदी वाले बच्चे लिखिए, लिखिए घेर करके ही लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लिखा प्रत्येक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, प्रत्येक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बहुत से एक समान कोशिका, बहुत से एक समान कोशिका व्यवस्थित रूप से मिलते हैं, जिसे स्पोरोजिनस टिश्यू कहा जाता है। स्पोरोजिनस टिश्यू कहा जाता है। ठीक, अब देखिए हम लोग अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे कि आखिर परागकणों का डेवलपमेंट यानी कि विकास कैसे होता है। जब परागकण का डेवलपमेंट नहीं होगा तो पॉलिनेशन का काम कैसे होगा, और जब पॉलिनेशन नहीं होगा तब इसका मतलब कि प्री फर्टिलाइजेशन का स्टेज भी काम नहीं करेगा। तो हेडिंग मारिए, स्टार मार के दीजिएगा, डेवलपमेंट ऑफ एंथर। हिंदी वाले बच्चे लिख लीजिएगा, एंथर का विकास, एंथर का विकास। याद कीजिए 11 में हम लोग टिश्यू सिस्टम पढ़े थे, और टिश्यू सिस्टम में एक सेल आया था या टिश्यू आया था जिसका नाम था पैरेन्काइमा सेल। ये पैरेन्काइमा लिविंग था क्योंकि इसका सेल पतले पतले दीवार वाला लेयर का बना था, न्यूक्लियस एक्टिव था, आइसोडायमेट्रिक था, मतलब सभी सेल्स लगभग बराबर डायमीटर के थे, यानी कि ऑलमोस्ट राउंडेड थे, जो हम लोगों का रूट्स ऑफ रेडिस में, टर्निप में, ये सब में हम लोग देखे थे। यानी कि पैरेन्काइमा जो सेल है ये क्या है, पैरेन्काइमा कोशिका, पैरेन्काइमा कोशिका, ये लिविंग कोशिका है। तो ये जो एंथर का इपीडर्मल सेल है या इपीडर्मल लेयर है, इपीडर्मल सेल है, यहीं पर आपका जो होता है पैरेन्काइमा कोशिका मौजूद होता है, जो कि इपीडर्मिस चारों तरफ से घिरा रहता है। अब देखिए आप कि इपीडर्मिस के नीचे का जो लेयर था, इस लेयर को हम लोग बोलते हैं हाइपोडर्मिस। तो इसके नीचे क्या हो जाएगा, हाइपोडर्मिस। ठीक, एकदम ध्यान से देखिएगा, एकदम तुरंत समझ लीजिएगा इसको,
ये क्या हो गया, हाइपोडर्मिस। अब इसी हाइपोडर्मल कोशिकाओं के लेयर से या कोशिकाओं से कुछ कोशिका जो होगा वह आर्कीस्पोरियल इनिशियल के जैसा काम करेगा। तो लिख लीजिए, सम सेल्स behaves like archaeosporial initial, हिंदी वाले बच्चे लिख लीजिए, कुछ कोशिका, ऐसे कर ला, हाइपोडर्मिस का कुछ कोशिका आर्कीस्पोरियल इनिशियल जैसा व्यवहार करने लगते हैं। अब देखिए, आप, मैं जैसे तीर मार रहा होता वैसे मारते जाइएगा। ये जब आर्कीस्पोरियल जैसा काम किया तो इस आर्कीस्पोरियल इनिशियल कोशिका में विभाजन होगा। क्या होगा, विभाजन होगा। अब जब इसमें विभाजन होगा तो दो प्रकार का लेयर बनेगा, एक बाहर के तरफ और एक अंदर के तरफ। यानी कि इसमें जो विभाजन हुआ तो कितने तरह का बना, एक बाहर के तरफ बना आउटर और एक बना क्या चीज, इनर। यानी कि आउटर के तरफ जो बनेगा इसको हम लोग कहेंगे प्राइमरी पेराइटल सेल। आउटर के तरफ जो बनेगा वो होगा प्राइमरी पेराइटल सेल या लेयर, कुछ भी कह सकते हैं। यहां पर लिख लीजिए, बाह्य प्राथमिक पेराइटल कोशिका। ठीक, अंदर की तरफ जो बनेगा ये होगा प्राइमरी स्पोरोजिनस कोशिका। यही आया स्पोरोजिनस टेल में, इनर प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, यानी कि आंतरिक प्राथमिक स्पोरोजिनस कोशिका। अब देखिएगा, ध्यान से बात को सुनिएगा। अब जब प्राइमरी पेराइटल जो कोशिका है इसका डेवलपमेंट याद कीजिए, क्या था, एंडोथीसियम था, मिडिल लेयर था और टैपेटम था। ये तीन चीज का फॉर्मेशन ये प्राइमरी पेराइटल कोशिका कर देगा। लेकिन प्राइमरी स्पोरोजिनस कोशिका जो होता है इसमें फिर क्या होगा, विभाजन होगा। और विभाजन होने के बाद ये आपको माइक्रोस्पोरोसाइट्स का फॉर्मेशन करेगा, माइक्रोस्पोरोसाइट। और इस माइक्रोस्पोरोसाइट में माइटोसिस डिवीजन होगा। और माइटोसिस डिवीजन जब डेवलपमेंटल प्रोसेस को आगे ले जाएगा तो लास्ट में माइक्रोस्पोर मदर सेल बनेगा। और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल अंत में माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन कर देगा। इस तरह से एंथर के अंदर परागकणों का निर्माण हो जाता है। तो अब इसको बस एक लाइन और है, एक लाइन लिखिए, पारा चेंज करके, पारा चेंज कर लीजिए। पहले हिंदी वाले बच्चे लिख लीजिए, बाह्य प्राथमिक पेराइटल कोशिका, बाह्य प्राथमिक पेराइटल कोशिका, बाह्य प्राथमिक पेराइटल कोशिका विकास करते करते अंत में एंडोथीसियम, मिडिल लेयर
एवं टैपेटम का निर्माण कर देता है, का निर्माण कर देता है। जबकि प्राइमरी स्पोरोजिनस कोशिका विकास करके माइक्रोस्पोरोसाइट्स का निर्माण कर देता है, जिसमें माइटोसिस विभाजन प्रक्रिया के उपरांत कोशिका विभाजन प्रक्रिया के उपरांत अंत में माइक्रोस्पोर मदर सेल का निर्माण होता है। यही बाद में विकास के अवस्थाओं से गुजरने के बाद माइक्रोस्पोर अथवा पॉलन ग्रेन, याद कीजिए इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परागकण, पॉलन ग्रेन का निर्माण कर देता है। इंग्लिश वाले बच्चे आ जाइए और लिखिए आउटर प्राइमरी पेराइटल सेल क्या करता है, डेवलप्स एंडोथीसियम, comma middle layer and tapetum, अब आ जाइए इनर प्राइमरी एस्पोरोजिनस सेल्स, ये क्या करेगा, एस्पोरोजिनस सेल माइक्रोस्पोरोसाइट्स लिख लो, डेवलप्स माइक्रोस्पोरोसाइट्स। अब जब क्या बोले अभी, ये जब माइक्रोस्पोरोसाइट बन जाएगा तो क्या होगा, इसमें माइटोसिस सेल डिवीजन होगा, तो लिख लीजिए माइटोसिस सेल डिवीजन टेक्स प्लेस after this microspore mother cell is formed, which finally produces microspores और pollen grains। अब देखिए, तब इसका मतलब ये हुआ कि अब यह जो नर प्रजनन पार्ट था
अब इसके अंदर पॉलन ग्रेन क्या हो गया, बन गया। मूल रूप से समझ लीजिए, पॉलन ग्रेन को ही हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर। ठीक है, यही है हम लोगों का क्या चीज, पराग। अब यहाँ से ये उड़ेगा और उड़ करके कहा जाएगा, मादा पर। यानी कि आज का पढ़ाई नर प्रजनन अंग और उसका यूनिट यानी कि नर प्रजनन सेल के डेवलपमेंट तक खत्म हो गया। कल हम लोग पढ़ेंगे कि पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका रचना कैसा होता है। एक चीज मैं 5 या 6 क्लास और आप लोगों को YouTube पर लूंगा और उस पर हम डिस्प्ले करेंगे। 10 तारीख के बाद हिंदी और इंग्लिश जो भी बच्चे हैं बोल दीजिएगा जान पहचान वाले दोस्तों को जो मेरे यहाँ पढ़ा हुआ 11 में। इसके बाद मैं एक ऐप लोड करूंगा और आप लोगों को मैं यहाँ से लिंक जब दूंगा तभी आपका पढ़ाई लाइव मैं करूंगा। लाइव नोट्स वगैरह तो मैं दूंगा ही दूंगा, लेकिन लाइव चलेगा। तो लाइव में वही बच्चे रहेंगे जिनका या तो मेरे यहाँ एडमिशन हो चुका है या जो रजिस्ट्रेशन या एडमिशन करवाएंगे। अन्यथा इस तरह से हम ओपन वीडियो 10 तारीख के बाद मैं नहीं डालूंगा। इस बात को याद रखिएगा। इसलिए मेरे नंबर पर फोन करके और अपना या तो एडमिशन या रजिस्ट्रेशन जो भी है आप करवा लीजिएगा। जो स्टूडेंट करा चुके हैं उनको चिंता का कोई बात नहीं है, मैं सारा सिलेबस आप लोगों को पढ़ाऊंगा। जो 500-1000 दिए हैं बाद में धीरे धीरे कर करके अपना पेमेंट आप लोग करिएगा ताकि मेरा भी काम चलता रहे। ओके, थैंक यू।